देखिए ये चुनाव राम रोटी का चुनाव है। नहीं, पूरा नंबर देंगे। मोदी जी को 400 सीट लाएंगे हम लोग। दस साल में जो जब से 2014 से काफी विकास यहाँ पर हुआ है। हम मौजूद हैं बनारस की धरती पर। जब देश का चुनाव अपने आखिरी लीग पर होता है, और अक्सर ऐसा होता है कि जब वो अपने आखिरी चरम पर होता है तो वो बहुत ज्यादा रोचक, और अब इंतजार उस चीज का होता है कि पटाक्षेप क्या होगा, नतीजे क्या होंगे। और हम 80 घाट पर मौजूद हैं। जब बात चुनावी हो तो चाय की थड़ी सबसे ज्यादा ज्ञान और महत्वपूर्ण बात आपको दे जाती है। इसीलिए हम इस चाय की थड़ी पर आए हैं, जहां पर हम ये बता सकेंगे, पूछ सकेंगे कि फिलहाल बनारस का मूड और इस चुनाव के आखिरी लीग का मूड क्या कुछ होगा। आपका नाम क्या है? घनश्याम पांडे। आप यहीं के हैं? हाँ, बनारस के हैं। सर, कितने साल हो गए आपको बनारस में? बनारस में मैं सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑफिसर था, तो फैमिली रहती थी, मेरा ट्रांसफर होते रहता था। यानी कि आप बनारस को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं। हाँ, समझते हैं। तो आप इससे ये समझेंगे कि बनारस 10 साल पहले और 2014 के बाद का बनारस में क्या तब्दीली आपको देखने? बहुत तब्दीली है। जैसे सड़क की तब्दीली है, साफ सफाई की तब्दीली है, विश्वनाथ कॉरिडोर बन गया, वहाँ बेनिया बार पार्क का डेवलपमेंट हो गया, बहुत सारे काम हुए हैं। कोई भी काम किसी के लिए भी, खास तौर पर जनता के लिए महत्वपूर्ण तब होता है जब उसके जीवन में बदलाव आए। उस काम बदलाव आया है। क्या? भीड़ भी बढ़ गई है बनारस में। तो वो बेहतरी के लिए है या वो? अब दोनों झेलना पड़ेगा ना। हाँ, 5 लाख जब टूरिस्ट आएंगे 1 लाख की जगह पर, तो इनकम भी बढ़ेगी, तो जाम भी लगेगा। ये तो होगा, बट नेचुरल है। ईच एक्शन गॉट ए प्रो एक्शन, एंटी एक्शन, तो होगा ना। जाम बढ़ेगा जब 5 लाख टूरिस्ट सुबह आएगा और शाम को चला जाएगा, तो 50 करोड़ रुपया देगा, तो जाम भी तो लगाएगा। तो ये खुशी की बात है बनारस की। देखिए, खुशी तो और दुखी ये आपके अंदर की बात है। भाई, इकोनॉमिकली हम साउंड हो गए, ज्यादा स्ट्रांग हो गए, रोजगार बढ़ा, एम्प्लॉयमेंट का इशू बहुत दूसरा है। और नौकरी ही सिर्फ एम्प्लॉयमेंट नहीं है, तो एम्प्लॉयमेंट का साधन भी ये चलाता है, ये जो पीछे आपके खड़ा है, ये चलाता है कोई, ये टूटू, तो वो उसको आप एम्प्लॉयमेंट में मान रहे हैं या नहीं? मान रहे हैं, 100% है। चाय की दुकान की सेल बढ़ गई, 100% है। घाट के पंडों की कमाई बढ़ गई, वो भी तो इनकम है, क्यों नहीं है। अब जब घाट पे फिर भीड़ होगी तो कहेंगे कि 15 साल पहले गंगा जी में भीड़ नहीं थी, तो 15 साल पहले चेंज इज अमिकेबल, परिवर्तन होना इन्होंने अवश्यंभावी है। आगे आप पूछिए, आपको पूछना पॉलिटिकल, आप पॉलिटिकल पे आ जाइए। ये आपकी तमाम बातें और आपका एग्रेशन उसको लीड करेगा कि यहाँ की जनता जो है, यहाँ के लोग हैं, कितने खुश हैं इस 5 लाख के टूरिस्ट से, खुश हैं या नहीं है? देखिए, मेरी पहली पोस्टिंग यहाँ 93 में हुई थी। 93 का माहौल, जब मैं ऑफिस से आता था तो गोदौलिया आकर के पान की दुकान पे पान खा के पूछता था कि मदनपुरा से जाऊं कि न जाऊं। मैं दिल्ली से आई हूँ, रात को 2 बजे तक घाट पे थी मैं मौजूद, और मुझे बहुत सुरक्षित महसूस हुआ कि मैं अकेले 2 बजे घाट पर रह सकती हूँ। आपसे पूछेंगे क्या हालात? यहाँ पे बहुत अच्छा हाल है, क्योंकि मैं तो गुजरात में भी रहता हूँ, सूरत शहर में, और बनारस में रहता हूँ। उस कंपेरिजन में जो इनकी विचारधारा है, हमारे माननीय यहाँ के सांसद, हम प्रधानमंत्री मोदी जी, वो चाह रहे हैं कि जैसे गुजरात हो वैसे बनारस हो। अब लेकिन लोगों की धारणा नहीं बदलेगी तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते। रोड सफा करके तो चले गए, हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं, हमको भी उस पर ध्यान देना है कि एक सफाई। दंगा बंद हो गया? बिल्कुल, हम लोग एक व्यापार से जुड़े हैं। आज व्यापारी एकदम सकुशल पूर्वक है, कोई रंगदारी नहीं, कहीं कुछ नहीं। नहीं तो आए दिन, आज से 10-15 साल पहले कोई भी हम लोग नया संस्था खोलते थे तो उससे पहले आ जाता था कि भाई इतना 2% देना है। अब वो सब लेने वाले सब चले गए, क्योंकि योगी जी आए, वो उनका नारा ही था, या तो तुम चले जाओ या तो सिलेंडर कर दो। इसलिए व्यापार यहाँ बहुत अच्छा है। इसके अलावा बनारस के लोगों के जीवन में क्या तब्दीली आपको देखने को मिली? देखिए, जहाँ साफ सफाई हुआ है, अभी रोड हम लोग चलते थे चितईपुर से एयरपोर्ट जाने के लिए 2 घंटे लगते थे, आज हम लोग 25 मिनट में एयरपोर्ट जाते हैं।
तो जब साफ सुथरा रहेगा तो साफ सुथरा छवि बनेगा। और लोगों के पहनावा बदल गया है। आज के 20 साल पहले लोग ऑटो कैसे चलाते थे, आज कैसे चला रहे हैं। तो ये सब विचारधारा है, स्वच्छता से जो बना है तो आदमी का विचार भी स्वच्छ हो रहा है। सर आपसे समझना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? नागेश कुमार सिंह। नागेश जी, आप कब से हैं बनारस? बाई बर्थ है, जन्म बाय बर्थ हैं, तो क्योंकि बाय बर्थ हैं शिक्षा दीक्षा हमारा यहीं पर हुआ, बीएचयू में हुआ। अब पिछले 10 सालों में और अब आने वाले 10 सालों में क्या उम्मीद करते हैं? क्या बदलाव 10 सालों में देखा, आने वाले 10 सालों में क्या देखा? नहीं, 10 साल में जो जब से 2014 से काफ़ी विकास यहाँ पर हुआ है, चाहे वो सेंट्रल की सरकार रही हो, चाहे प्रदेश सरकार रही हो। पिछले सरकारों में जो है 2000 में जो है उद्घाटन हुआ था, रामनगर गंगा पुल का शिलान्यास हुआ था, वह कभी नहीं पूरा हुआ। 2017 में जब सरकार भाजपा की बनी है तो तुरंत उसी साल 2017 में ही गंगा पुल जो है प्रारंभ कर दिया गया, जिससे काफ़ी लोगों को, हजारों का, लाखों लोगों को सुविधा हुई आने जाने के लिए। वह पुल जबकि शिलान्यास किया गया था माननीय मुलायम सिंह के समय का, उनके हाथ से किया गया था। यह चीज़ें विकास, रोड, रास्ता यहाँ बना। आप बताइए, आपके जीवन में क्या बदलाव आया? आपके घर में महिलाएं होंगी, आपके घर में परिवार है। महिलाएं जो है, पहले महिलाएं निकलती थी तो हम लोग या कोई को साथ लगाते थे कि महिलाएं जा रही हैं, जहाँ से साथे चल जाओ। जो है वह महिलाएं आज सुरक्षित अकेले बेधड़क जो है वो रात को 10 बजे तक भी निकल जाती हैं। कहीं मंदिर जाना हो, दर्शन पूजन करना हो, आज तक कोई दुर्घटनाएं नहीं होती हैं। पहले घाट पर शाम से ही कोई आदमी दिखाई नहीं देता था, आज आधी रात को, मिडनाइट को भी 3 लोग बराबर घाट पर घूमते हैं। सारी सुरक्षा उनको है, कोई प्रकार का दिक्कत नहीं है। यहाँ पर एक चीज की दिक्कत बोलते हैं लोग कि रोजगार जनरेशन नहीं हुआ, आपको कितना सही लगती है? रोजगार जनरेशन में जो है पहले भी था, अब भी है। रोजगार जनरेशन में जो है मंदिर कॉरिडोर बनने से यहाँ पर काफी जो है संभावना बड़ी, टूरिस्ट को आने से रोजगार बढ़े हैं। चाहे 4 व्हीलर गाड़ी, मोदी जी को जिता के भेज रहे हैं वापस? नहीं, जिताने हराने की यहाँ कोई बात नहीं हो रही है। जो विकास की आप पूछ रहे हैं, जिताने हराने की बात नहीं, वो तो पब्लिक है, अपने स्वेच्छा जिसको चाहेगी उसको जिताएगी, जिसको चाहेगी हराएगी। जहाँ तक मैडम विकास की बात पूछ रही है तो मैं विकास में काफी बदलाव हुआ है। एक बहुत बड़ा समस्या बनारस में जाम का है, यहाँ पर जाम हटना चाहिए। उसके लिए जाम एक बड़ा मुद्दा, बहुत बड़ा मुद्दा यहाँ पर है। कल मैं खुद शाम को गदौलिया और उस इलाके में गई थी जहाँ मुझे महसूस हुआ कि पैदल आना बेहतर है कि किसी एक ऑटो रिक्शा में बैठना। युवा मुझे इशारा कर रहे हैं कि युवाओं की बात करनी है तो हमारे पास आइए। तो आप बताइए कि मुद्दे क्या हैं इस चुनाव में, ये चुनाव किस तरफ जा रहा है? सारे फेजेस निकल चुके हैं, एक आखिरी फेज बचा है। कहाँ देख रहे हैं आप देश के भविष्य को? देखिए, देश का भविष्य तो जो है अभी सुरक्षित है। और जहाँ तक आपने मतलब विकास की बात कही, तो इससे पहले अंग्रेजों का शासन था, उसके बाद जो है कांग्रेस आई, उसके बाद बीजेपी आई। बीजेपी रही भी बीच में और उसको मतलब पूर्ण बहुमत मिला नहीं मिला, वो खैर अलग अलग बातें हैं। तो कांग्रेस की तुलना अगर आप उनके जो 70 मतलब जितना उन्होंने समय दिया और इनके कंपैरिजन में चलेंगे तो बहुत ही अलग हैं। पहले एक खाता था हमारे यहाँ, दादा दादी नाना नानी पहले थे, बैंक जाना होता था तो किसी बच्चे को या किसी मतलब समझदार को लेके, बेटा चलो अकाउंट में खाता खुलवाने या नाम लिखवाने, तो समस्याएं होती थी। आज देखिए हर घर में खाता है। आप युवाओं की बात बताइए, युवाओं के लिए क्या है? मैं युवाओं पे भी आ रहा हूँ, मैं स्वयं युवा हूँ, तो मैं मेरे से अच्छा इसकी पीड़ा कौन जाने। अच्छा, आप करते क्या है? जी, मैं करने के लिए मैं ब्राह्मण हूँ, तो पेशे से मैं जो पूजा पाठ कराता हूँ जी, और अपना कारोबार भी है। अगर रोजगार की बात करें तो रोजगार उन्होंने दिया है और पूर्ण रूप से दिया, वो आपकी क्षमता के ऊपर है, आप मतलब उस कैपेबल हैं कि नहीं, लेने योग्य हैं कि नहीं। और तीसरी बात, विकास की बात, आप रातों रात जो है महल नहीं खड़ा कर सकते, उसके लिए किसी भी चीज़ को समय लगता है। आज पौधा लगाया है तो उस पौधे में पानी डालना होगा, बीज डालना होगा, समय से उसकी देख रेख करनी होगी, तब जा कर के वो जो आगे बढ़ेगा। और रोज़गार का मतलब आप ये क्यों कह रही हैं कि मतलब जो ज़्यादा पैसा कमाता हो वही रोज़गार? रोज़गार का मतलब जिससे आप अपने परिवार की सारी आवश्यकताओं को पूरा कर सके। अब एसी कूलर फ्रिज के ऊपर चंद्रयान तक जाना वो आपकी पर्सनल इच्छा है, लेकिन जो आपके घर की बेसिक नीड है वो पूरी होनी चाहिए। ठीक है, हो रही है? हाँ, लगभग चल रही है। और अगर यहाँ पर भाजपा अगले 10 साल और देश में शासन करती है तो और होंगी? मैं आपको एक क्लियर चीज़ बता दूं, देखिए भाजपा जो शुरू से हम लोग भाजपा ही हैं, जो इसमें राहुल जी भी कह रहे हैं हम रोजगार देंगे, आएंगे। नहीं, मैं बता रहा हूँ, देखिए भाजपा इस साल जो आ रही है, इस साल इनको कांटे की टक्कर मिल रही है भाजपा को। और क्यों मिले? बनारस में भी चूँकि ये बात ये है कि जो इनके स्थानीय मंत्री हैं उन्होंने अभी तक, जैसे आपको पता होगा, मनोज तिवारी यहाँ से उठे और दिल्ली में जा करके जो है सांसद बन गए। तो इसमें जितने गणमान्य लोग हैं वो बता सकते हैं कि मनोज तिवारी ने यहाँ ऐसा कौन सा काम किया होगा कि दिल्ली तक उनकी गूंज गई और दिल्ली में सांसद बनी। तो एक मोदी नाम का लहर होता है, एक लहर बीच में आप
हर कोई पार हो जाता है। तो वो यही लहर है जो इस बार बीजेपी निकाल के ले जाएगी। लेकिन अगर उनको आगे आगे बढ़ना है, पर टक्कर क्यों देखने को मिल रही है अजय राय को? क्यों? है ना, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, मैं किसी से प्रभावित होकर नहीं। मैंने जो देखा, जो यहाँ के लोकल स्तर के नेता हैं वो केवल चुनाव और जो उनके बड़े लोग हैं उनको रिझाने में लगे हुए हैं, ना कि वो मुद्दे की बात करते, ना वो जमीन के हकीकत की बात करते। और यहाँ तक बनारस के लोगों और मोदी जी के बीच में अभी भी बीच की कोई लोग हैं? नहीं, मोदी जी के नाम पे तो मैंने आपको भैया आप लोगों के बीच में आप हो या मोदी जी हैं, ये बीच के लोग कहाँ से आए? है ना, जो हमारे जिनको मोदी जी तो स्वयं काम करने नहीं आए, जो यहाँ के स्थानीय नेता हैं वो लोग काम करेंगे और वो रिपोर्ट देते हैं उनको, सर हमने ऐसा किया, और वो ऊपर से निर्देश करते हैं कि ऐसा होना चाहिए। तो जो यहाँ नीचे के लोग हैं वो इस समय आओ भगत में लगे हुए हैं, चापलूसी में लगे हुए हैं, और मतलब जिस तरह से उनको चाहिए वो उस चीज में लगे। हम आ गए हैं पप्पू की अड़ी। पप्पू की अड़ी ये वो जगह है जहां चाय मिलती है, चाय पर चर्चा होती है। अच्छा, दरअसल 2014 के बाद ये चाय पे चर्चा का प्रचलन या ये शब्द बहुत ज्यादा प्रचलित हुआ, लेकिन चाय और राजनीति का पुराना संबंध है, इसीलिए हम यहाँ पर आए हैं। हालांकि आपको बता दें कि वो जगह है जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2022 में आए थे, और ये वही शख्स हैं जो अभी आपको चाय बनाते नजर आ रहे हैं, जिनके कंधे पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने हाथ भी रखा था और उनकी चाय भी पी थी। और अभी देखिए आप किस तरीके से अपने ही अलग अंदाज में ये चाय बन रही है दूध की। और देखिए तापमान भी बढ़ा हुआ है, लेकिन पप्पू की अड़ी पर चाय जरूर पी जाती है क्योंकि उसका स्वाद है। पप्पू जी, कुछ बदलाव आपकी चाय के स्वाद में आया था क्या? नरेंद्र मोदी जी के बाद वो आए थे, यहाँ चाय पी थी। चाय तो वही है, लेकिन देश में बदलाव आई है, मोदी जी है बदलाव लाए हैं, और आगे भी लाएंगे। आगे लाएंगे, हमेशा देश के विषय में सोच रहे हैं इसलिए लाएंगे। आप तो ये बताइए आपके बनारस में क्या बदलाव आया? बहुत कुछ बदलाव हुआ है, मोदी जी ऐसा काम कर दिए हैं कि लोगों को खाने कमाने के लिए कोई ऐसा नहीं है कि मेहनत करेंगे तो पाएंगे, बैठे रहेंगे तो आपको कुर्सी चाहिए तो वो नहीं होगा, वो मुश्किल होगा। लेकिन अगर आप बैठे भी हैं तो आपके घर में राशन, गैस, ये सब पहुंच जाता है। वो तो पहुंच रहा है, मेरे मोदी जी तो गैस राशन दे भी रहे हैं, लेकिन उसके साथ भी तो चाहिए ना कुछ, तो उसमें आप काम करेंगे तभी ना कुछ होगा, मेहनत करेंगे तब ना पाएंगे। हम लोग देखिए गर्म में ये चाहे वो 47 डिग्री में आग पे बैठ करके मेहनत कर रहे हैं ना। पप्पू जी, आप सेटिस्फाइड हैं देश? क्या चीज? आप सेटिस्फाइड है? पूरे नंबर दे रहे हैं? नहीं, पूरा नंबर देंगे, मोदी जी को 400 सीट लाएंगे हम लोग, क्योंकि मोदी जी मेहनत किए हैं, मेहनत का उनको फल भाई इतना तो होना चाहिए कि मोदी को आगे बढ़ाना चाहिए। वो जैसे देश के सोचे है वैसे हम लोग। चाय वालों का भी मान बढ़ा है क्या? वो अक्सर खुद को चाय वाला बताते थे, तो चाय वालों का भी मान बढ़ा है? चाय वाले को कोई मान नहीं बढ़ा है, ये है कि चाय वाले प्रधानमंत्री है, हर चाय वाला सोचता है कि हम भी प्रधानमंत्री बन जाए। बिल्कुल। तो अब हम चर्चा शुरू करते हैं। हम यहाँ पर मौजूद हैं जहाँ पर अक्सर, जैसे मैंने कहा कि चाय और राजनीति का जो संबंध है वो बहुत पुराना है, बहुत सारी भीड़ यहाँ लगी हुई है, तापमान भी बढ़ा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी ये एक रूटीन जैसा है कि सुबह यहाँ पर आया जाता है और सुबह यहाँ पर चाय पी जाती है। हमारे साथ बहुत सारे वरिष्ठ लोग भी हैं, युवा लोग भी मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे कि बनारस कितना बदला। बनारस बहुत बदला। बनारस में जब पहले आप आई होती तो पता नहीं चलता कि गड्ढे में सड़क है कि सड़क में गड्ढा है, मतलब किसी भी सड़क की पुरसा हाल नहीं थी, बहुत बुरी बदतर स्थिति थी। दूसरी चीज़ बिजली, लोग घरों से निकल के सड़क पर बैठे थे कि हवा कुछ लगेगी, या गंगा किनारे घाट के किनारे बैठे थे कि हवा लगेगी। बिजली गई तो कब लौटेगी उसकी कोई भरोसा नहीं था। ये 2014 तक हाल था। आपको बताएं, मोदी जी के आने के बाद बिजली प्रॉपर मिलने लगी, सड़कों की हाल दुरुस्त हुआ, एयरपोर्ट देखिए कितना बढ़िया बन गया है, रेलवे स्टेशन रेस्टोरेंट टाइप बन गए हैं सब, और इंटरनेशनल स्टेडियम बन रहा है। अब यहाँ सारे मैच वगैरह सब होंगे। उसके बाद जो है सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पर तो बहुत काम किया, ये सब काम किया, गांव-गांव तक सड़कों का जाल बिछाया गया। उसके बाद पानी सबको दिया गया, नल से पानी की व्यवस्था की गई। जो लोग पानी के लिए बहुत परेशान थे उसकी परेशानी दूर हुई। उसके बाद गरीबों के लिए देखिए, जो अनाज हमारे यहाँ सड़ रहे थे, मनमोहन सिंह के समय में सुप्रीम कोर्ट में एक मुकदमा गया कि अनाज सड़ रहे हैं, गरीबों को बांट दिया जाए। मनमोहन सिंह की सरकार ने प्ली दिया सुप्रीम कोर्ट में कि अगर हम ये अनाज गरीबों को मुफ्त में बांटेंगे तो एक गलत परंपरा पड़ेगी।
तो उस अनाज को इन लोगों ने शराब कंपनियों को 8-8 आने किलो बेच दिया। मोदी ने देखा कि महामारी आई है और महामारी में जितनी मौत नहीं होती उससे ज़्यादा भुखमरी से मौत होती है उसके बाद, क्योंकि स्थिति खराब हो जाती है। तो उन्होंने सबसे पहला काम किया कि उस अनाज को उठा के गरीबों में बांट दिया। तो कम से कम भूख से कोई नहीं मर रहा है देश में। और किसी भी देश के लिए सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात होती है कि वहाँ पर आदमी कोई भूख से मरे। तो मोदी ने तो देखिए एम्स को पैसा दिया, बनारस यूनिवर्सिटी को पैसा दिया, यहाँ 4-4 यूनिवर्सिटी चल रही हैं, सबकी स्थिति को सुधारा, बहुत काम किया, बहुत बदलाव। लेकिन आपसे समझेंगे, ये एक तरफ तो कहा जा रहा है मोदी 400 पार, मोदी ने काम किया, लेकिन दूसरी तरफ वोटिंग परसेंटेज पूरे देश भर में चुनाव अब तक हो गए उसमें कम आया है। बनारस का लास्ट लेग बचा है, यहाँ पर क्या उम्मीद की जा सकती है वोटिंग परसेंटेज बढ़ने की? आपसे इसलिए पूछते हैं, आप एनालिसिस करते हैं, आप पत्रकार हैं, तो आपके मायने क्या हो? नहीं, वोटिंग परसेंटेज घटने का कारण बहुत से हैं उसके पीछे। ये मौसम एक बहुत बड़ा कारण है, आप खुद महसूस कर। गर्मियाँ तो पहले भी होती थी सर। जी, गर्मियाँ पहले भी होती थी, लेकिन इतनी गर्मी नहीं थी और इतने मिड समर में चुनाव नहीं होते थे, मई तक चुनाव खत्म हो जाते थे। दूसरी चीज ये है कि वोटर इसलिए कम निकल रहे हैं, एक जिसको कहते हैं ना कंफर्ट जोन, वो कंफर्ट जोन में है कि मोदी जी जीत रहे हैं, हम नहीं भी देंगे तो रोक दे रहे हैं। तो ये कंफर्ट जोन जो है ये खतरनाक है। अब फेज खत्म होते होते अब ये समझ आ गया है कि सरकार और पार्टी भी चिंतित है कि भाई परसेंटेज बढ़ाना है, तो अब नहीं लग रहा कि कंफर्ट जोन से बाहर आना चाहिए? नहीं, बिल्कुल आना चाहिए। अपीलें भी हो रही हैं, लोग कोशिश भी कर रहे हैं। मोदी ने तो यहाँ तक कहा कि महिलाओं को गीत गाते हुए निकलना चाहिए मतदान केंद्र के लिए, तो वो स्थिति अभी नहीं बन पाई है। वोटिंग परसेंटेज एक चिंता का गिरता हुआ जो उसका स्तर है वो चिंता का कारण है। एक कारण ये भी है वोटिंग का, सबसे बड़ा कारण यह है कि यूपी और बिहार में करीब 30% आबादी बाहर रहती है। वो सर्विस नौकरी करने जाते हैं, पढ़ने जाते हैं, तो 30% आप किसी घर में चले जाएगा तो कोई न कोई आदमी बाहर होगा, तो वो आके यहाँ तो वोट नहीं कर रहा है, वो वहीं पर है। तो एक सबसे बड़ा रीज़न ये भी है यूपी बिहार का, 2 जगह का रीज़न ये है वोटिंग कम होने का। जैसे बिहार के लेबर सबसे ज़्यादा इंडिया में सप्लाई होते हैं बाहर, और हाँ यूपी में स्थिति यह है कि लोग पढ़ने के लिए जाते हैं बाहर, कोचिंग करने जाते हैं बच्चे, और सर्विस यहाँ तो जॉब है नहीं उतना, तो लोग जाते हैं बाहर जॉब करने। तो जो लोग जॉब करने गए वो अपनी फैमिली को लेके गए। सर, ये जो 2 लड़के हैं, और उत्तर प्रदेश ने तो सपा भी देखी है, कांग्रेस भी देखी है, बसपा भी, लेकिन ये 2 लड़के प्रचलित हो रहा है। ऐसे में हम बनारस में भले ही बात कर रहे हो, लेकिन बनारस के नजरिए से उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या है, और आपको लगता है कि ये 2 लड़के मिलकर कुछ चमत्कार दिखा सकते? देखिए, 2 लड़कों की बात आपने की, 2 लड़के पहली बार तो आए नहीं, दूसरी बार आ रहे हैं। 2 लड़कों की जोड़ी दूसरी बार लॉन्च हुई है इस लोकसभा चुनाव में। 2 लड़कों की जोड़ी पहले विधानसभा में आई थी, जनता ने क्या हश्र किया सबको पता है। अब वो विधानसभा था, उसमें ज्यादा असरकारी होना चाहिए था। ये 2 लड़कों की जोड़ी लोकसभा में क्या करामात करेगी, ये हास्यास्पद है। क्या 2 लड़कों की जोड़ी है? बनारस को एक मॉडल ले लीजिए। बनारस में अगर कांग्रेस और सपा ही न हुई, 2 लड़कों की जरिए कांग्रेस और सपा यही हुई। यहाँ कांग्रेस है ही नहीं है, पूरी कांग्रेस भाजपा में समाहित हो गई। समाजवादी पार्टी यहाँ कभी जीती ही नहीं, न मेयर जीती, न पार्षद जीती, न सांसद जीती, न विधायक जीती। तब 2 लड़कों की जोड़ी यहाँ क्या करामात कर देगी? देखिए, ये चुनाव राम रोटी का चुनाव है, और ये चुनाव राम रोटी का इसलिए है कि लोगों को दिखाई नहीं पड़ रहा है कि राम रोटी का चुनाव कैसे है। राम रोटी का चुनाव का मतलब यह है कि जब राम जन्मभूमि आंदोलन हुआ था तो सर्वाधिक आंदोलन की धार पूर्वांचल में था, नंबर 1। जब मंडल कमीशन का आंदोलन हुआ था तो सर्वाधिक धार पूर्वांचल में था। इसलिए लोहिया, जयप्रकाश नारायण सोशलिस्टों का ये गढ़ रहा है, बाद में कांग्रेसियों का एक गढ़ रहा है। यहाँ कमलापति त्रिपाठी से जैसे लोग स्टालवर्ट यहाँ पैदा हुए। ऐसे क्षेत्र में आप अगर लहर खोजेंगे तो लहर तो नहीं मिलेगा, दिखाई नहीं पड़ेगा। लेकिन राम रोटी का लहर है कि हर घर में जो राम को लाए हम उनको लाएंगे बज रहा है।
हर घर में जो राम मंदिर के प्रति आस्था बढ़ी दिखाई पड़े, घरों में जाके देखिए ना, महिलाएं राम के प्रति दीवानी हैं। और रोटी का सवाल यह है कि यहाँ जितने गरीब हैं, कोरोना काल में किसी के पास भूखों मरने का समय। और रोजगार, रोजगार तो हम तो देखिए रोजगार की बात कर रहे हैं ना, मैं आपके चैनल पर कह रहा हूँ, देश में जिसको रोजगार न मिले वो बनारस आ जाए, रोजगार पा जाएगा। क्यों? इसलिए कि नरेंद्र मोदी ने एक ऐसा इकोनॉमिक मॉडल डेवलप किया है यहाँ, जो मॉडल अब तक का अभूतपूर्व मॉडल है। वो मॉडल क्या है? पुरुषार्थ मॉडल, पुरुषार्थ इकोनॉमिक मॉडल। पुरुषार्थ इकोनॉमिक मॉडल का मतलब ये है कि पुरुषार्थ का मतलब धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये पुरुषार्थ की धारणा है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। काशी में धर्म है, धर्म के आधार पर तीर्थाटन बढ़ा, अर्थ के आधार पर रोजगार बढ़ा, हर आदमी कमाने की धुन में लग गया, काम महत्वाकांक्षाएं बढ़ी, भाग भाग दुनिया से लोग आ रहे हैं, काशी देख लें, काशी देख लें, काशी देख लें। मोक्ष की नगरी ही काशी है, महाश्मशान है ये। तो यहाँ ये जो मॉडल है, ये मॉडल पर मोदी काम कर रहे हैं। इसीलिए महाकाल हुआ, विंध्यवासिनी हुआ, अयोध्या हुआ। ये जब त्रिकोण बन जाएगा ना, अयोध्या, काशी और विंध्यवासिनी, तो यहाँ तो रोजगार सड़कों पर घूमते मिलेंगे, जिसको चाहे रोजगार करे ना। युवा हैं, उनसे समझ लेते हैं कि रोजगार उनको क्या सड़कों पे मिल रहा है? रोजगार की कोई दिक्कत है या रोजगार आसानी से आपको मिल रहा है? देखिए मैम, जिसकी जैसी योग्यता है वो वैसा ही रोजगार पाएगा। अब किसी की योग्यता अगर ठेला चलाने की है तो वो ठेला लगाएगा, और किसी की योग्यता अगर जो है फॉरेन लैंग्वेज पढ़ के टूरिज्म के क्षेत्र में काम करने की है तो वो काम करेगा। तो देखिए, रोजगार जहाँ भी पब्लिक रहेगी, जहाँ आबादी आएगी, जहाँ पे जो है देश के तमाम जगहों से लोग आएंगे, वहाँ पे रोजगार के अवसर तो जरूर पैदा होंगे। और वो अवसर एक जगह पैदा होने से तो नहीं होगा, देश इतना बड़ा है, आप हर जगहों पर वो अवसर पैदा करें, इसकी भी जरूरत हमें। बिल्कुल, बनारस को ही आधार मान के पूरे देश की जो है हम बात नहीं कर सकते। यहाँ पर बात होती है मुसलमान आरक्षण, देश में आरक्षण, ओबीसी, तुष्टीकरण, और दोनों ही पॉलिटिकल पार्टी या पक्ष विपक्ष एक दूसरे को आरक्षण, हिंदू मुस्लिम पर एक दूसरे पे बयानबाजी करते हैं। आज की तारीख में जहां पर्यटन है, जहां विकास की बात होती है, जहां मॉडल की बात होती है दुनिया भर में, वहां ये आरक्षण और तुष्टीकरण कितना सही है? देखिए, आरक्षण और तुष्टीकरण सदैव गलत था। कमजोर जो थे उनको ऊपर उठाना चाहिए था। मूल्य जो आरक्षण की अवधारणा थी वो पूरी ही नहीं, उसका लाभ मलाईदार लोग उठाए, और जो आरक्षण के हकदार थे वास्तविक, वो जहाँ थे वहीं रह गए। भाजपा भी वही कर रही है। अब पता नहीं भाजपा कर रही, भाजपा तो दे रही है, भाजपा तो सबको साथ लेके चल रही है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, वो तो भेदभाव नहीं की। जितने भी क्या बोलते हैं, उनके जितनी योजनाएं थी, सभी योजनाओं में जो जैसा था सभी को मिला। ऐसा कोई डर है आपको कि संविधान बदल दिया जाएगा अगर आते हैं नरेंद्र मोदी वापस? संविधान कोई नहीं बदल पाएगा। ये भारत है, यहाँ से अंग्रेज चले गए, मुगल चले गए। मीडिया का प्रश्न है, बनाते रहे, पॉलिटिकल पार्टीज का प्रश्न। मीडिया पे क्यों आ रहे हैं? तो विपक्ष का प्रश्न है। विपक्ष का कोई काम, विपक्ष का कहाँ से प्रश्न है? आप बताइए, संविधान कितनी बार आज तक बदला गया? आप लोगों को हमसे बेहतर पता होगा। 44 बार तो माननीय इंदिरा जी ने संशोधन किया। संविधान कोई मूर्ति थोड़ी है। संविधान के डॉक्यूमेंट में लिखा है कि सचल और सजीव जीता जागता ग्रंथ है भारत के लिए। तो आप मानिए, संविधान नहीं बदल पाएगा। लगातार इसीलिए कहा जाता है कि चाय की थड़ी पर जब राजनीति की चर्चा होती है तो वो हमेशा सार्थक होती है, क्योंकि वो हर पहलू पे बात करती है, हर मुद्दे पर बात करती है। ये वो बनारस है जो कुछ दशक पहले तक ऐसी स्थिति थी जब यहाँ चला नहीं जा सकता था, और आज बनारस बदला हुआ है। और बनारसियों के जुबानी हमने सुना कि बनारस कैसे बदला, क्या क्या हुआ, और आज बनारसी कहने में कितना फक्र महसूस होता है। कैमरा पर्सन निरंजन के साथ अदिति नागर, बनारस।